ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्रीगेट मनी के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें M1, M2, M3, M4 के बारे में समझ लिया था। हमने समझ लिया था कि किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, किसकी लिक्विडिटी कम है, सबसे अधिक पैसा को किसमें रखा जाता है M1 में, सबसे अधिक पैसा रखा जाता है M4 में, सबसे कम पैसा रखा जाता है M1 में। फिर अगर हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन आता है M1, M2, M3, M4 में से, तो M3 आता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चर्चा कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं समझने टैक्सेशन के बारे में, यानी कर लगाना। देख, किसी भी देश के लिए टैक्सेशन टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? जैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे आते हैं टैक्स से। ठीक है, पैसे आते हैं टैक्स से। अब ये इतना जरूरी है टैक्सेशन, किसी भी देश के लिए टैक्सेशन इतना जरूरी है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारे जो संविधान वेता थे, यानी जो संविधान को बनाने वाले थे, उन्होंने संविधान में टैक्सेशन की चर्चा करी, जिसमें आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जनता से तब तक टैक्स नहीं ले सकती है जब तक उस टैक्स से रिलेटेड बिल को पार्लियामेंट ने पास न किया हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी। अगर जीएसटी अगर पार्लियामेंट में पास नहीं होती तो क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे जीएसटी ले सकती थी? नहीं। जीएसटी पार्लियामेंट में पास हुई, लोगों ने पास किया, ठीक है, और तब जाकर के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे जीएसटी लेती है। तो समझ में आ रहा है क्या टैक्सेशन देश के लिए जरूरी है कि नहीं है? ओके, तो देख, दो क्या क्या याद रखना है। टैक्सेशन नेसेसरी फॉर अ कंट्री, नेसेसरी फॉर कंट्री, कंट्री। ठीक है, ये टैक्सेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कौन से आर्टिकल में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में टैक्सेशन की बात कही गई है? 265 में। ठीक है, 265 में 265 में कहा गया है कि जब तक पार्लियामेंट से टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बिल पास नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट सिटीजन से टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जीएसटी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैन नॉट कलेक्ट tax until it passed by parliament, by parliament। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं? एग्जाम्पल जीएसटी, बात समझ में? यस। तो टैक्सेशन देश के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। टैक्सेशन की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? 265। आगे हम समझते हैं कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं। क्या बता सकती है कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं? कोई इंफॉर्मेशन? ठीक है, उतना इंफॉर्मेशन बहुत है। अब आगे हम समझते हैं टाइप ऑफ टैक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्स, ध्यान से समझना। देखो, मेनली 4 तरीके के टैक्स होते हैं। ठीक है, मेनली 4 तरीके के टैक्स होते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स।
जिसको हिंदी में कहते हैं प्रगामी। प्रगामी। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको कहते हैं समानुपाती। हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपाती। ठीक है। तीसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, इसको कहते हैं प्रतिगामी। प्रतिगामी। ठीक है। और चौथा होता है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स इसे कहते हैं अधोगामी। अधोगामी। ठीक है, अधोगामी। तो कुल मेनली कितने टाइप के टैक्स, कौन कौन से? ठीक है, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव। ठीक है। ओके, अब इसके बारे में समझाता हूँ। देख क्या कहता है। प्रोग्रेसिव में कहता है, प्रोग्रेसिव में कहता है, इधर ही लिखूं या ठीक है यहीं पर दूसरे सेक्शन पर ले लेता हूँ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा समझाना। पहला कौन सा टाइप का टैक्स है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी प्रगामी। प्रोग्रेसिव में कहता है कि अगर तुम कम पैसा कमाओगे तो तुमसे कम टैक्स लिया जाएगा, अधिक पैसा कमाओगे तो अधिक टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। यानी कोई गरीब आदमी है, उसके पास 100 रुपया है तो उससे 100 रुपया के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। और लेकिन कोई गरीब अमीर आदमी है, उसके पास 1 लाख रुपया है तो उसे 1 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? प्रोग्रेसिव में क्या कहता है? लेस इनकम लेस टैक्स। लेस इनकम लेस टैक्स। लेस टैक्स। मैक्सिमम इनकम इनकम मैक्सिमम टैक्स। मैक्सिमम टैक्स यानी जो गरीब आदमी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अमीर आदमी है उसको दिक्कत ही दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? अमीर आदमी को दिक्कत होगा क्योंकि वो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा उसको टैक्स भरना है। जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा उसको टैक्स भरना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर तुम हद से ज्यादा कमा रहे हो तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। तो ऐसा टैक्स अगर जिस देश में हो, प्रोग्रेसिव टैक्स, उस देश में किसे घाटा होगा? अमीर को या गरीब को? क्यों? तू एक अमीर आदमी है, वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, 10,000, और उसे उसे 1,000 रुपया टैक्स देना है 10,000 पे। लेकिन वहीं पर एक आदमी है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसे 50,000 टैक्स देना है। पता किसी कौन? एक लाख वाला मतलब कि खुशी खुशी दे देगा? 1 लाख कमा रहा है, उसे 50,000 टैक्स दे दे रहा है। अगर यही 2 लाख कमाएगा तो 1 लाख टैक्स दे देगा, तो इसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ठीक है। ओके, मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव टैक्स में जो कम कमाएगा उसको घाटा होगा या जो ज्यादा कमाएगा उसको घाटा होगा? ज्यादा कमाएगा उसको घाटा होगा। इसलिए पूछता है कि ऐसा कौन सा टैक्स है जो अमीरों को प्रभावित करता है, यानी रिच पीपल को अफेक्ट करता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इट अफेक्ट
अमीरों को, अमीर लोग, ठीक है, रिच पीपल, ठीक है, रिच पीपल। तो प्रोग्रेसिव टैक्स समझ में आया। दूसरा होता है जो हमने देखा था प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, इसका मतलब क्या, समानुपाती। तुम कम कमाओ ज्यादा कमाओ कोई मतलब नहीं है, सबके ऊपर एक ही टैक्स लगेगा। तुम गरीब हो, तुम्हारे ऊपर भी 1 लाख का टैक्स, अंबानी है, अंबानी के ऊपर भी 1 ही लाख का टैक्स। समझ में आ रहा है। तुम गरीब हो, तुम्हारे ऊपर भी 1 लाख का टैक्स, अंबानी है, अंबानी के ऊपर भी 1 लाख का टैक्स। बस समझ में। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में अमीर और गरीब दोनों पर सेम अमाउंट में टैक्स लगता है, ठीक है, यानी कि टैक्स सेम होता है रिच और पुअर पर। बात समझ में आई। रिच और पुअर के ऊपर टैक्स सेम होता है, इतना क्लियर है। उस टैक्स को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। अब हम लोग समझते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स दुनिया के किसी भी देश पर लागू नहीं होता है। ये एक काल्पनिक चीज है, लेकिन फिर भी इसके बारे में यहाँ दिया गया है कि अच्छा इसमें किस तरीके की टैक्सेशन की बात कही गई है। रिग्रेसिव टैक्स में कहा जाता है अगर तुम कम कमाओगे तो ज्यादा टैक्स देना होगा, और ज्यादा कमाओगे तो कम टैक्स देना होगा। वो ऐसा सोचना था इसका कि हमारे देश में कोई भी गरीब ना हो, सब ज्यादा ज्यादा कमाए। समझ में आया? हाँ, जो गरीब वो भी भाग जाए। तो रिग्रेसिव टैक्स में कम कमाएगी तो ज्यादा टैक्स, और ज्यादा कमाएगी तो कम टैक्स, यानी तुमको किसी भी हाल में क्या करना है, अमीर बनना है, ठीक है। इसमें क्या है, लेस इनकम, लेस इनकम मैक्सिमम टैक्स, मैक्सिमम टैक्स, मैक्सिमम इनकम लेस टैक्स, लेस टैक्स, ठीक है, लेस टैक्स। कहेगा कि ऐसा कौन सा टैक्स है जो गरीबों को प्रभावित करता है, गरीब उसमें पिटा जाते हैं, रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। इट अफेक्ट, अफेक्ट पुअर पीपल, पुअर नहीं, पुअर पीपल, ठीक है, गरीब आदमी, गरीब आदमी। क्या रिग्रेसिव टैक्स एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ओके। चौथा समझते हैं, डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, अधोगामी, आधा ऊपर बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, अधोगामी मतलब आधा ऊपर फिर रुक जा, ठीक है। तो देख, डिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि पहले टैक्स बढ़ता है और फिर रुक जाता है, ठीक है, यानी पहले तुम ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स, ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स, ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स, फिर एक बार आएगा एक सेचुरेशन आ जाएगा, इससे ज्यादा कितना भी कमाओ सेम टैक्स, ठीक है। जैसे भारत में, भारत में देख, मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ठीक है। भारत में हमारे पास जो टैक्सेशन का सिस्टम है कि अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनकम, इनकम, और इधर लिखता हूँ टैक्स, ठीक है, टैक्स। टैक्स में स्लैब है कि देख
जीरो से नहीं, जीरो से शुरू करता हूँ। 5%, 5% टैक्स, फिर 10% टैक्स, फिर 15% टैक्स, ठीक है, फिर जो है 20% टैक्स। इसको लगता है मुझे बड़े पर बनाना चाहिए, ठीक है, मैं बड़े पर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, देख ठीक रेशियो टैक्स के बारे में पहले समझ, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये है इनकम, इनकम है लाख में, ठीक है, और ये है टैक्स, टैक्स है परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ मैंने रखा 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। भारत में क्या 30% के ऊपर टैक्स है? नहीं, भारत में 30% के ऊपर टैक्स नहीं है। अब देख, कहा जाता है कि अगर अगर तुम जीरो से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 से अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो तुम्हें 5% टैक्स देना है। 5 से अगर 7.5 लाख रुपए तक तुम्हारा सालाना इनकम है तो तुम्हें 10% टैक्स देना है। 7.5 से अगर 10 लाख रुपए तक तुम्हारा इनकम है तो तुम्हें 15% टैक्स देना है। 10 से अगर 12.5 लाख रुपए तक तुम्हारा इनकम है तो तुम्हें 20% टैक्स देना है। 12.5 से लेकर के अगर 15 लाख तक तुम्हारा इनकम है तो तुम्हें 25% टैक्स देना है। लेकिन 15 लाख के ऊपर है, ठीक है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 15 लाख के ऊपर कितना भी हो तुम्हें कितना देना है? 30% ही टैक्स देना है, ठीक है, 30% ही टैक्स देना है। तो देख, जीरो से 2.5 लाख तक 0% टैक्स, 2.5 से 5% टैक्स, ठीक है, ये है ना 5% टैक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मैं यहाँ पॉइंट करते जा रहा हूँ और समझना, यहाँ से यहाँ गया 5% टैक्स, ठीक है, 5% टैक्स। उसके बाद 5 से 7.5 तो 10%, ये यहाँ आ जाएगा 10%, ठीक है। फिर ऊपर गया 15%, 15%, फिर 12.5 तक गया तो 20%, ठीक है, फिर 15 तक गया तो 25%, ठीक है, और 15 से ऊपर गया कितना भी तो 30%, ठीक है, 30%। अब वो 30% कंटिन्यू रहेगा चाहे तुम कितना भी कमा लो, ठीक है, 30% कंटिन्यू रहेगा। यानी कि हम देख रहे हैं पहले टैक्स बढ़ा 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 और फिर कंटिन्यू हो गया, बात समझ में आई? फिर कंटिन्यू हो गया। तो हमारे भारत में कौन सा टैक्सेशन लागू होता है? डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स। फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, FIRS, फर्स्ट इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन कांस्टेंट। कहाँ लागू है? हमारे भारत में, अप्लीकेबल इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ये लागू है, ठीक है। इंडिया में 2.5 लाख तक छूट है, कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5% 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, और 15 के ऊपर 30%, और ये 30% कांस्टेंट है, ठीक है, 30% कांस्टेंट है। बात समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। तो भारत में कौन से टाइप का टैक्स लगता है? डिग्रेसिव टैक्स। ये चारों तरीके के टैक्स समझ में आ गए? ओके।
अब देख, भारत में ये जो डिग्रेसिव टैक्स है, इसी को हम लोग दो अलग भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ना क्लियर है? तो देख, ये ग्राफ क्या है समझ में आ रहा है ना? पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर कांस्टेंट है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऊपर जाएगा, ये इंक्रीमेंट इंक्रीजेस, और फिर ये इधर क्या है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। इतना क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को अभी समझा ले लेते हो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देख, डायरेक्ट टैक्स हम उसे कहेंगे जो जिस आदमी के ऊपर लगेगा, जिस आदमी के ऊपर लगेगा उसे ही पे करना होगा। ठीक है, जिस आदमी के ऊपर लगेगा उसे ही पे करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में हम पहले बात क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल आदमी को खुद पे करना होता है। ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ठीक है, इंडिविजुअली खुद पे करना होता है। लेकिन इनडायरेक्ट में जिस पर लगता है वो नहीं पे करता है, वो किसी दूसरे से ले लेता है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल नहीं होता है, ये ट्रांसफर्ड हो जाता है। इंडिविजुअल नहीं होता है, ये ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर। ठीक है, किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर देगा। अभी मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आएगा। अब देख, भारत में जो डायरेक्ट टैक्स है वो लगभग 2% लोग ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, 98% लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं। बात समझ में आई? तो सरकार को क्या सबसे ज्यादा पैसा डायरेक्ट टैक्स से मिलेगा? नहीं, सरकार को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में सब लोग देते हैं। भारत की चाहे गरीब जनसंख्या हो या अमीर जनसंख्या हो, सब लोग देते हैं। 5 रुपए का बिस्कुट है, 5 रुपए का बिस्कुट अगर वो कंपनी से बन के आया 5 रुपए में, तो जाहिर सी बात है उस पर गवर्नमेंट ने 2 रुपए टैक्स लगाया होगा, तुम्हें मिलेगा 7 रुपए में। ठीक है, तो ये 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए इस पे लगा है पार्ले जी पर। ठीक है, पार्ले जी पर, और दे कौन रहा है? आम आदमी, हम दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा होती है इनडायरेक्ट टैक्स से। देश में कितने परसेंट लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं? 2%। और इन्हीं 2% लोगों के लिए पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है। बात समझ में आ रही है? खाली 2% लोगों के लिए पूरा का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा है। किस पे छापा मारना है, कौन चोरी कर रहा है। और यही 2% लोग होते हैं देश का जो जिनके यहाँ से ब्लैक मनी की चर्चे आते हैं। देश में जो डायरेक्ट टैक्स भरता नहीं है, क्या उसके यहाँ से तुझे कभी ब्लैक मनी की खबर आ सकती है? नहीं, जो डायरेक्ट टैक्स भरता है उसी के पास से तुझे ब्लैक मनी की खबर आएगी, क्योंकि वही अपने टैक्स को बचाने के लिए तिकड़म खेलता है। ठीक है, कमाई रहेगी अगर उसकी, प्रॉफिट रहेगा 10 लाख का, तो सोचेगा कि मैं कैसे इसको 5 लाख बना दूं। ठीक है, टैक्स कम देना पड़े। और वही जब पकड़ा जाता है तब उसे कहते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या? काला पैसा होता है। वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं है वो ब्लैक मनी कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देख, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है, मैं टैक्स नहीं लिखूंगा, जो चीजें है बस उसी के बारे में लिखता हूँ। टैक्स के ऊपर लिखा हुआ ना डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में इनकम जो आती है, जैसे तूने कहीं काम किया और तुझे सैलरी मिली, तो सैलरी किसे मिली? तुझे। तो पे कौन करेगा?
तू ही पे करेगी, यानी तुझे मिला और तू ही पे कर रही है, तो कौन सा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इतना समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैं बात करूं कि जैसे तेरा कहीं घर है, ठीक है, तेरा कहीं शहर में घर है, ठीक है, और बड़ा घर है मान ले, तो उस बड़े घर पे भी गवर्नमेंट तुझसे डायरेक्टली टैक्स लेगी। इवन तू देखते होगी हम लोग अपने घर का भी कुछ पैसा भरते हैं सरकार को। तूने भरा है कभी घर का पैसा? हाँ, तो महीने हाँ, मतलब वो चाल धनी को वो तो एक अलग सिस्टम है, मतलब वो सोसाइटी का सिस्टम अलग हो जाता है, ठीक है। देख, जैसे ना कैसा होता है कि अगर विरार वगैरह साइड में या वहां देखेगी तेरा नाला सुपारा वगैरह साइड में, तो वहां के घरों का साल भर में कुछ न कुछ टैक्स आता है, ठीक है। और वो टैक्स या तो तू ऑनलाइन पे कर या जा करके वहां ऑफिस में जा करके पे कर, ठीक है। घर घर का टैक्स होता है। तो ऐसे ही अगर तेरा कोई बड़ा मकान है शहर में, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारेगी और बदले में तुझे वहां की साफ सफाई का सुविधा देगी, ठीक है, कचरा नहीं होने देगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं, नहीं नहीं, मेंटेनेंस एक अलग चीज हो जाती है। मेंटेनेंस एक अलग चीज। तेरा खुद का घर है तो तेरा खुद का क्या मेंटेनेंस होगा, ठीक है। वो तो मेंटेनेंस वगैरह हम लोग बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो उसकी बात करते हैं ना कि हाँ हमें हर साल मेंटेनेंस का पैसा देना है, ठीक है। तेरा किसी प्रॉपर्टी कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बड़ा घर है, तो गवर्नमेंट उस पर लेती है, उसे हम लोग वेल्थ टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा तो समझ जाएगी तू। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स में याद रखना हाउस हाउस वगैरह, अगर जो घर का टैक्स होता है हम लोग, अब तूने नहीं भरा जिससे तुझे पता नहीं, मैंने भरा है तो मुझे पता है कि घर का भी कुछ कुछ पैसा भरना रहता है, ठीक है। उससे ये पता चलता है, रसीद मिलती रहती है, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं आता है, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं आता है। तो जैसे कि साल का 100 रुपया या 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे कहीं कहीं का जगह जगह एरिया एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उससे पता चलता है जिसके नाम पर रसीद कटती है वो घर उसी का है, ठीक है। अगर तेरे घर घर का रसीद मतलब कि जो गवर्नमेंट को पैसा भर रहा है वो कोई अपने नाम पर कटवाएगा ना, और वो बाद में क्लेम करेगा कोर्ट में कि देखिए मैं गवर्नमेंट को पैसा भर रहा था, टैक्स भर रहा था इस घर का अपने नाम से और ये घर मेरा है, तो गवर्नमेंट वो घर उसी का मानेगी। हाँ, ऐसा है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब देख, दे, देश में देश में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कॉर्पोरेट से हम कहते हैं, कॉर्पोरेट, उन लोगों पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स के अलावा अलग से टैक्स ठोकती है, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स 30% अलग से, जिसकी बड़ी कंपनी होती है ना, साल का लाखों करोड़ों का टर्नओवर रहता है, तो उनके ऊपर अलग से गवर्नमेंट टैक्स ठोकती है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और वो 30% होता है। अगर मतलब 1 करोड़ कोई कमाया तो उसका 30%, 30 लाख रुपया खचाक से गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगता है? 30%। कॉर्पोरेट टैक्स 30%, ठीक है। ये कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, क्योंकि जिस कंपनी पे लगेगी वही कंपनी देगी। ऐसा तो नहीं कि टाटा पर लगाया तो अंबानी जाके भरेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सब पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक होता है, अगर तुझे किसी ने ना 50,000 रुपए से ज्यादा कैश में गिफ्ट दिया, जैसे कि मैंने तुझे कहा अच्छा सुस एक काम कर, ये ले 1 लाख रुपए रख ले, 1 लाख रुपए रख ले। और अगर मेरा टर्नओवर है, जैसे कि मैं डायरेक्टली टैक्स भरता हूँ गवर्नमेंट को, और मैंने ये दिखाया गवर्नमेंट को कि जब मैं अपना आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर जब फाइल करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि मैंने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए सुस को दिए हैं, ठीक है।
तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके तुमने 1 लाख रुपए से उसको दिया है, ठीक है, तुम इस 1 लाख पर टैक्स मत दो। तुमने दिया किसको? सुस को। मैं उससे लूंगा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का 30%, 30,000 रुपया उससे ले लूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट आएगी तुझे, हो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मिला है, लाओ 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 30 लाख रुपए। तो ऐसे चीजों को कहा जाता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स। अब देख गिफ्ट टैक्स का मतलब तू गलत मत निकाल लेना कि किसी को गिफ्ट खरीद के दिया हूं। पैसा, कैश, ठीक है, कैश। कैश अगर तू किसी को 50,000 से अधिक दे रही है और ITR फाइल करते समय उसे अपने में दिखा रही है कि मैंने किसी को गिफ्ट दिया है 50,000 से अधिक, तो वो 50,000 पर तुझे टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जिसको तू दी रहेगी उसको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाला उसके घर पहुंच जाएगा, 1 लाख रुपए मिला है। तो तू देखती होगी जो KBC खेलता होगा, कौन बनेगा करोड़पति, KBC में उसको मिलता है 5 करोड़ रुपया। देता कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन 5 करोड़ जब देते हैं, गवर्नमेंट देखती रहती है, हाँ 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 मिल रहा है, मान लो रामू को 5 करोड़ रुपया। गवर्नमेंट देखेगी 5 करोड़, लाओ इसमें से 30%, 5 या 15, 1 करोड़ 50 लाख रुपया गवर्नमेंट का, 1 करोड़ 50 लाख रुपया गवर्नमेंट का। और रामू को कितना मिलेगा? 3.5। ठीक है, 3 करोड़ 50 लाख। पहले रामू के हाथ में जाएगा कितना? 5 करोड़। ठीक है, और उससे उसमें से गवर्नमेंट कितना ले लेगी? 1.5 करोड़। रामू के पास बचेगा कितना? 3.5 करोड़। यानी अमिताभ बच्चन ने जो 5 करोड़ रुपया दिया वो क्या था? गिफ्ट था। ठीक है, गिफ्ट था। क्योंकि क्या ये 5 करोड़ रुपए पर जो 30% टैक्स लगा है वो अमिताभ बच्चन देंगे? नहीं, रामू देगा। ठीक है, तो अगर किसी को गिफ्ट देना रहेगा ठीक है, अगर पैसा देना रहेगा गिफ्ट में, तो उसको कितने का देना? 49,999 कर देना है। ठीक है तो उस सामने वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर तू चाहती है कि सामने वाला बर्बाद हो जाए, तो उसको 50,000 1 रुपया बोला, 1 रुपया सगुन है बाद में उस पर सरकार मान लेगी तुरंत 30% टैक्स, 15,000 लाओ, मैं मुझे दो। देख, ये सब बड़ी बड़ी जहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन होता है जो दिखता है उस पर होता है, जैसे करोड़पति वाला दिखता है। ठीक है, करोड़पति वाला दिखता है। लेकिन अब यही चीज क्या कहा है कि अगर यही चीज तू अपने ब्लड रिलेशन में दे रही है, ठीक है, जैसे शादी विवाह में लोग करोड़ों करोड़ों का दे देते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो दहेज वहेज देते हैं उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं चौथे नंबर पर गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स पे कितना लगता है? 30%। 30%। अगर कितने से अधिक दिया पैसा तो मोर देन मनी, कैश मोर देन, कैश मोर देन 50,000। ठीक है, 50,000 से अधिक दिया तो तुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। इतना समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स समझ में आया क्या? ठीक है, बता, ये है कौन बनेगा करोड़पति जी। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में मिलता है अगर 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़, 5 करोड़, तो बता इसमें से कितना परसेंट टैक्स जाएगा? 30%। सामने वाले को कितना मिलेगा? 3.5 करोड़। गवर्नमेंट के पास कितना चला जाएगा? 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया? नहीं जिसने मेहनत करके खेला, जिसने दिमाग लड़ाया, गवर्नमेंट बस बैठ के देख रही है, हाँ बेटा खेलो 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 तुम, बस खाली तुम 5 करोड़ जीतो। और जैसे 5 करोड़ जीते, इनकम टैक्स,
ईडी सब आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब देख दूसरा, मैंने बताया जैसे तेरी कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा, अंबानी, इन सब पर कौन सा लगेगा? डायरेक्ट टैक्स 30%। तेरा इनकम है, इनकम किस में आएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट में आएगा। तेरा बंगलो है, घर है, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट में, वेल्थ टैक्स। जब तू जमीन खरीदने जाती है, देख ये भी याद रखें, जमीन खरीदने जाती है तो तू मान ले यहाँ है राम और यहाँ है सोहन, ठीक है, ये जमीन है राम की, राम ने बेचा सोहन को 1 लाख रुपए में। कितने में? 1 लाख रुपए में। तो जब भी राम से सोहन खरीदेगा 1 लाख रुपए में और ये लिखवाने जाएगा कहाँ पर? रजिस्ट्री ऑफिस में। रजिस्ट्री ऑफिस में जब लिखवाने जाएगा तो गवर्नमेंट देखेगी, ओहो सोहन, सोहन तुमने राम को कितना दे रहे हो? 1 लाख रुपया। ठीक है, एक काम करो, और ये जमीन बदले में खरीद रहे हो, ठीक है, तो तुम, क्योंकि ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी तो तुम्हें 1 लाख की जगह 10,000 और एक्स्ट्रा दे देना है। 1,10,000, ये 10,000 तुम्हारा लिखवाई, रजिस्ट्री फीस, ठीक है, रजिस्ट्री फीस। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये लैंड है, ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारा है। उसके बाद जैसे ही तू जमीन लिखवा लेगी, रजिस्ट्री हो जाएगा, उससे 30 से 35 दिन के अंदर या 35 दिन के बाद तुझे जाना होगा ऑफिस में, और रजिस्ट्री ऑफिस में वापस, और वहां पर जाकर के बताना होगा कि देखिए मैंने राम से ये जमीन खरीद ली है। तो वो लोग पूरा का पूरा, वो जो इनका हर जमीन का एक लेखा जोखा रहता है, वो लेखा जोखा निकालेंगे, और उसमें से तू कहेगी कि राम का नाम खारिज कर दो, मतलब काट दो, ठीक है, खारिज कर दो, काट दो, और सोहन का नाम क्या कर दो? दाखिल कर दो। हाँ, राम का नाम खारिज कर दो और सोहन का नाम दाखिल कर दो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है खारिज दाखिल, खारिज दाखिल। और अगर जब तक तूने जमीन खरीदने के बाद ये प्रोसेस नहीं करवाया है, तो समझ ये यहाँ पर सारा का सारा डेटा है, और उस डेटा पर नाम है राम का। भले तूने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है, लेकिन जब तक तेरा खारिज दाखिल नहीं हुआ है, ये जमीन तेरा नहीं हुआ है, ठीक है। और 10 साल तक अगर तूने ऐसा नहीं करवाया तो ये वापस से ये जमीन किसकी हो जाएगी? राम की। बात समझ आ रही है? हाँ, तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना, घर का टैक्स देते हैं, वैसे ही जमीन का भी टैक्स आता है। तो जमीन का टैक्स जो भरता है, जिसके नाम से होता है, अगर वो कभी कोई लफड़ा होता है और वो जाकर के गवर्नमेंट को कहता है कि देखिए मैं इस जमीन का मालिक हूँ क्योंकि मैं इसका टैक्स भरता हूँ, तो गवर्नमेंट रसीद देखेगी, हाँ हाँ टैक्स तो राम के नाम पर ही है, ये जमीन राम का ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए जब जमीन लेना तो जमीन वगैरह में ये खारिज दाखिल, रजिस्ट्री के बाद क्या करवाना जरूरी है? खारिज दाखिल, खारिज दाखिल, खारिज मतलब जिसका नाम था उसे हटा दो, और दाखिल मेरा कर दो। तो इसमें भी पैसा लगता है, ठीक है, इसमें भी पैसा लगता है। वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो लैंड की रजिस्ट्री डायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, लैंड की रजिस्ट्री डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि किसके पास से जमीन जा रही है? सोहन के पास। अरे राम की जमीन सोहन के पास जा रही है ना, क्योंकि राम से सोहन खरीद रहा है, तो पैसा कौन भरेगा? सोहन, ठीक है, सोहन के पास जा रहा है तो डायरेक्ट सोहन ही भरेगा। तो लैंड की रजिस्ट्री कहेगा, लैंड की रजिस्ट्री वगैरह जो है ये डायरेक्ट टैक्स में आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। लैंड रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में। वेल्थ डायरेक्ट टैक्स में, कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स में, इनकम डायरेक्ट टैक्स में। 5 करोड़ रुपया मिला, ये गिफ्ट, गिफ्ट डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, गिफ्ट डायरेक्ट टैक्स में।
यानी ये सारी की सारी चीजें जो मैंने यहाँ लगाया है ये इसके एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया? डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? ओके, अब डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया तो इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स समझ लेते हैं। देख, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है किसी और पर, देता है कोई और। ठीक है, लगता है किसी और पर, देता है कोई और। जैसे जीएसटी, तू तेरी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तेरी कंपनी में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट। जैसे तेरी कंपनी में बन रहा है, क्या बनाऊं, ये कैडबरी। ठीक है, कैडबरी, कैडबरी बना तो तूने कैडबरी का दाम रखा 5 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी ओहो हो प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे चाहिए जीएसटी। तो जो कि तू कहेगी लेकिन मैं क्यों दूं जीएसटी, मैं तो देश का ही भला कर रहा हूँ। तो बोली तू मत दे, तू इसमें ऐड कर दे 5 रुपया। ठीक है, वो 5 रुपया जब तू ऐड करेगा तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 10 रुपया। और इस 10 रुपया जब तेरे पास आएगा तो उसमें से मुझे दे देना। ठीक है, उसमें से मुझे, जो बना रहा है गवर्नमेंट उससे कलेक्ट कर लेती है, लेकिन वो 5 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो देता कौन है? कंज्यूमर। ठीक है, देख, जो बना रहा है गवर्नमेंट उससे कलेक्ट करती है। क्या गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल के पास जाएगी, तूने चॉकलेट खरीदा ला 5 रुपया एक्स्ट्रा, तूने चॉकलेट खरीदा ला 5 रुपया एक्स्ट्रा? ऐसा तो नहीं करेगी ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सीधा कंपनी के पास जाएगी, कहेगी देख तेरे हर प्रोडक्ट पे मेरा 5 रुपया मार्जिन ऐड कर, वो मेरा जीएसटी। जब भी कोई खरीदेगा तो तेरे पास आएगा 10 रुपया, और उस 10 रुपया में से 5 रुपया तू किसे देगा? मुझे। तो क्या वो 5 रुपया उस कंपनी के मालिक ने अपने जेब से दिया? नहीं, उस कंपनी के मालिक को हमने दिया था, यानी कंज्यूमर ने दिया था। तो कंज्यूमर का पैसा है। लगा था जीएसटी किसके ऊपर? कैडबरी के ऊपर, कैडबरी के ऊपर। लेकिन कैडबरी आया था किसी और के इंडस्ट्री से, लेकिन उसको दिया किसने? जनता ने, या जो कंजम्पशन किया कंज्यूमर ने। ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट पर कोई कोई किसी प्रोडक्ट पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है वो क्या होता है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, यानी जीएसटी इनडायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट है। तो इसमें क्या आता है? कोई भी ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं वो क्या होता है? गुड्स होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं वो गुड्स होता है। जैसे हाँ, गुड्स में अगर मैं लिख दूं कि कैडबरी, कैडबरी, ठीक है, इससे समझ में याद रहेगा। ओके, ठीक है, इससे याद रखना। उसके बाद सर्विस की अगर बात करो, सर्विस, जैसे तूने किसी होटल में गई, ठीक है, तू किसी होटल में गई, होटल वाले ने तुझे खाना खिलाया, ठीक है, खाना खिलाने के बाद जब वो बिल बनाता है तो तू उसमें देखती है कि वो जीएसटी ऐड करता है। वो जीएसटी क्या, जीएसटी में एक्चुअली में क्या ऐड करता है? क्या वो तुझसे खाने का पैसा लेता है? खाने का तो पैसा लेता ही लेता है। उसने जो सर्विस दिया तुझे, बॉटल मतलब कि टेबल दिया, पंखा दिया, हवा दिया, एसी दिया, पानी दिया, साफ सफाई किया, उस सर्विस का चार्ज लेता है। तो जीएसटी में उसका गुड्स का कोई चीज नहीं, लेकिन जो तुझसे सर्विस दिया, तुझे सर्विस दिया, वो उसका चार्ज ले रहा है। ठीक है, अब ये तू चाहेगी तो इस सर्विस को तुझे देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे। ठीक है, ये तेरे ऊपर है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, तो देख, जो भी सर्विसेज होते हैं, ठीक है, सर्विसेज वो किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में, सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में। अब सोच, तूने कोई फॉरेन से कोई सामान मंगाया है, ठीक है, फॉरेन से, मान ले कि सऊदी से तूने मंगाया क्या? मोबाइल, आईफोन, आईफोन। ठीक है, सऊदी से आईफोन मंगाया। जैसे ही तू देश में लेकर के आएगी, देश में बैठे हैं कस्टम वाले, वो कहेंगे भाई सऊदी में यही आईफोन 50,000 का है, लेकिन यही आईफोन अगर तुम भारत में खरीदोगे तो 1,19,000 का है, तो तुमको तो बहुत फायदा हो गया।
है ना। तुम सऊदी से 50,000 में लेकर आओ और यहाँ पर आराम से लेकर चले आओगे, तो यही सब देखने के लिए बैठे रहते हैं कस्टम ड्यूटी वाले। अब देख, एक मोबाइल लेकर आएगी तब थोड़ी उस पर कस्टम मारते हैं। तू बोल सकती है ना ये मेरा खुद का पर्सनल है। जब तू लॉट में मंगाएगी, जैसे कि तुझे बेचना है यहाँ पे, ठीक है, देश में बेचना है, तो 20-30 मोबाइल लेकर आएगी, तब कस्टम वाले पकड़ेंगे, लाओ 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 लाओ। तुम यहाँ पर बेचोगे, तुम वहां से लाए हो 50,000 में और यहाँ पर बेचोगे 1,19,000 में, तुमको फायदा ही फायदा है, देश को घाटा हो जाएगा। ठीक है, देश को घाटा हो जाएगा। तो देख देख, आदमी लाया था मोबाइल, लगा था ये इस पर मोबाइल पे टैक्स, ठीक है, मोबाइल पे। ये मोबाइल कंपनी मतलब जो सऊदी में जिसको मैन्युफैक्चरर थी, उसने अपना कॉस्ट ले लिया, लेकिन जैसे ही तू देश में लेकर आई, तो देश में तुझे ये एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है इस मोबाइल के ऊपर, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो जो कस्टम ड्यूटी होता है, फॉरेन से जितनी भी सामान आती है लॉट में, बड़ी बड़ी चीजों में, उस पर जो पैसा देना पड़ता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बता, जीएसटी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट। तू मूवी देखने जाती है, मूवी देखने, इंटरटेनमेंट, ठीक है। देख, जो चार्ज लगा रहता है वो लगा रहता है सिनेमा घरों पर, लेकिन वो सिनेमा घर हम पर ठोक देते हैं टिकट में इंक्लूड करके, ठीक है, वो लोग टिकट में इंक्लूड कर देते हैं। तो पैसा लगता है सिनेमा घरों पर, लेकिन सिनेमा घर लेते किससे हैं? कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर से। तो सारी की सारी जो भी चीजें हैं जहां पर जिस पर टैक्स लग रहा है वो न दे करके कोई और दे रहा हो, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। देख, कोई भी प्रोडक्शन होता है तो भी उस पर जीएसटी लगता है, और कोई भी चीज तू बेचेगी, खरीदेगी, मतलब बेचेगी सामान, उसमें भी जीएसटी लगता है। तो इसमें याद रखना, एक्साइज का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर पर एक्साइज टैक्स, और होता है सेल टैक्स, ठीक है, सेल्स मतलब बिक्री कर, सेल्स। तो कोई भी चीज बेचेगी तो भी उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है, और कोई चीज बनाएगी तो भी उस पर जीएसटी लगता है। तो एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरर पर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर पर, ठीक है, और सेल्स मतलब बिक्री, कोई भी चीज अगर तू बेचेगी, तो ये दोनों जीएसटी में ही इंक्लूड होते हैं। फिर भी मैं अगर कभी एग्जाम में दिया ऑप्शन में, तो ये याद रहेगा, इसके लिए मैंने लिख दिया। एक्साइज टैक्स इनडायरेक्ट, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट, इंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट, ठीक है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सारा मामला समझ में आ गया। ओके, सारे तरीके के टैक्स समझ में आ गए। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।